सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की जो हिंदी विषय उसका जो आधार पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में संकलित कहानी की रचना प्रक्रिया और उसके प्रमुख तत्व, इस विषय बिंदु का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने नाटक की रचना प्रक्रिया, उसके प्रमुख जो तत्व हैं, उन पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन भी हम कर चुके हैं। बच्चों, हम आज जो अध्ययन कर रहे हैं वह कहानी का जो विषय बिंदु है उस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले बात करें कि कहानी होती क्या है। कहानी हम बचपन से सुनते आते हैं। कभी हम कहानी नानी के माध्यम से सुनते हैं, कभी दादा दादी हमको कहानी सुनाते हैं। तो जो प्रसिद्ध साहित्यकार लेखिका कृष्णा सोबती का मानना है कि कहानी किसी एक की नहीं है, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की भी है, इसकी उसकी सबकी, सृष्टि समूचे परिवार की, ये सभी के लिए उपयोगी है, सभी से संबंध रखती है। नानी की मुहर इस पर है, इस लोक की प्रजा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है। बच्चों, मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रह कर के अपनी आप बीती, दूसरों के सुख दुख सभी हम कहने और सुनने की आदत होती है। तो बच्चों, जो कहानी है, आखिर कहानी को हम अगर परिभाषित करने का प्रयास करें तो कहानी क्या है? किसी घटना, पात्र या समस्या, उसका क्रमबद्ध ब्यौरा, सीरियल ऑर्डर में हम ब्यौरा दें, जिसमें परिवेश हो, वातावरण, संघर्ष हो, कथा का क्रमिक विकास हो और चरम उत्कर्ष हो, क्लाइमैक्स भी हो उसका, तो उसे हम कहानी कह सकते हैं। बच्चों, हम दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें कि कहानी से हम किसी न किसी प्रकार बचपन से जुड़े हुए होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी नानी के पास, दादी के पास बैठ कर के कहानी सुनाने की इच्छा जाहिर करता है और नानी और दादी उसे प्यार से कहानियाँ सुनाती हैं। तो हर व्यक्ति कहानी सुनना और सुनाना पसंद करता है, चाहे फिर वो दादी हो, चाहे वो नानी के किस्से और कहानियाँ हो। तो इनमें तो जो बच्चा है बचपन से ही मज़े लेता है, आनंद उठाता है। ऐसा कोई भी शायद व्यक्ति ना होगा जिसने इन चीज़ों का अनुभव ना किया हो या उसने अपनी दादी और नानी से किस्से और कहानियाँ ना सुनी हो। बच्चों, हर व्यक्ति में, हर सामाजिक प्राणी में अपने सुख और दुख को बांटने की स्वाभाविक इच्छा होती है, इसीलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कहानी लिखने का मूल भाव व्याप्त होता है। उसके अंदर एक क्षमता होती है कि वो कहानी लिख सके। कुछ लोग इस कहानी की जो कला है इसको विकसित करके अपनी लेखन कला को वो श्रेष्ठ कहानीकार बन जाते हैं, परंतु कुछ लोग इसे विकसित नहीं कर पाते हैं। कहानी की जो रचना प्रक्रिया है, लेखन कला है, ये एक कला है, आर्ट है, और इस कला के हम अनेक रोचक तथ्य हैं जिनका हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात, जो कहानी कथन, श्रवण और रसास्वादन की कहानी जो है वो कहने की चीज़ है, एक, दूसरा सुनने की चीज़ है और तीसरा आनंद उठाने की चीज़ है। जैसा कि इस छवि में दिखाया गया है, ये व्यक्ति कहानी कह रहा है, श्रोतागण इसकी कहानी सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। तो कहानी के जो मूल जो बात है कि कहानी सुनना, कहानी कहना, कहानी सुनना और कहानी का आनंद उठाना। ये जो कहानी का विकास है, 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा, नई लेखन कला का विकास हुआ जिसे कहानी नाम से जाना गया। बंगला, जो बंगाली भाषा है, में इसे गल्प कहा जाता है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला जो भाषा है उसके माध्यम से तय की है। पहले वो अंग्रेजी से बंगला में आई, बंगला से हिंदी में आई। जैसा इस तस्वीर के माध्यम से व्यक्त किया गया है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों को किस हाव भाव से कहानी सुना रहा है। बच्चों, अब प्रश्न उठता है कि हम कहानी से परिचित हो गए कि कहानी आखिर है क्या, कि कहानी में अपनी जो किसी भी घटना है, समस्या है, उसका क्रमबद्ध ब्यौरा होता है, रोचक शैली में, सरल और सुबोध शब्दों में।
अब बात है कि जो कहानी के प्रमुख अंग और घटक या तत्व कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, जब हम जैसे हमने नाटक में उसके अंग और अवयव पढ़े थे, लगभग उसी प्रकार के सेम टू सेम जो अंग और अवयव इसके होते हैं। इसमें और कहानी नाटक में अंतर जो होता है वो रंगमंच और अभिनेता का जो इसमें अंतर मुख्य होता है। सबसे पहले हम बात करें कि कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है, सेंट्रल जो पॉइंट है, वो कथानक होता है, कथा वस्तु होता है। कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए देश काल, वातावरण तथा स्थान का ध्यान रखना आवश्यक है। तो कहानी के जो पात्र हैं उनसे संवाद इस प्रकार बुलवाए जाएं कि वो उस जिस समय की कथा का हम उस कहानी के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं, वो संवाद उस देश काल, वातावरण और स्थान के अनुरूप हो। लेखक पात्रों के बारे में खुद ना बोलकर उनके क्रियाकलापों और संवादों के माध्यम से उनके चरित्र को सशक्त बनाता है। और जो दो पात्रों के बीच में द्वंद्व है, वो द्वंद्व क्या करता है, उस कहानी का आगे विकास करता है। कहानी लेखक सीखने का सबसे कारगर तरीका है कि अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएं और स्वयं छोटी मोटी कहानियाँ खुद गढ़ने का प्रयास किया जाए। हम बात करें, सबसे पहले इसका जो बिंदु है वो है कथा वस्तु, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लॉट। प्लॉट मतलब भूमि या आधार। किसी कहानी के ढांचे को कथानक अथवा कथा वस्तु कहा जाता है। ये ढांचा है, मूल जो भावना है उसका एक बिंदु जो ढांचा मात्र जो होता है वो कथानक है कि जो कहानीकार उस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की सकती। जब हमारे दिमाग में यही नहीं रहेगा कि हम उस कहानी के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, तो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। तो सबसे मूल भाव है, मूल जो तत्व इसका वो है कथा वस्तु। जो कथा वस्तु, इसके चार अंग माने जाते हैं। कौन कौन से? आरंभ, आरोह, चरम स्थिति और अवरोह। अब ये क्या होते हैं, आरोह क्या होता है और ये आगे वाले जो, तो सबसे पहले हम बात करें आरंभ की। आरंभ में जो कहानीकार है, कहानी के शीर्षक, टाइटल और प्रारंभिक अनुच्छेद जो पैराग्राफ्स हैं, उनके द्वारा पाठक को कथा सूत्र से अवगत कराता है कि कथा में आखिर क्या कहा गया है। वह कहानी का जो कथा का परिचय देता है, जिससे कि वह कहानी के प्रति जो पाठक और श्रोता हैं वो आकर्षित हो सकें और उसमें रमने लग जाएं। सफल आरंभ किसी कहानी का वह होता है जिसमें कहानी शुरू होते ही पाठक के मन में कुतूहल और जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, ताकि वो उस कहानी को आगे पढ़ने के लिए उसके मन में उत्कंठा जाग जाए। दूसरा जो कथा वस्तु का जो दूसरा पार्ट है वो है आरोह। कहानी के विकास की अवस्था को कहानी का आरोह कहते हैं। जब कहानी, सबसे पहले हमने आरंभ में उसकी सूचना दे दी, अब उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आरोह में कहानीकार घटनाक्रम को सहज रूप में प्रस्तुत करता है और पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करता है कि ये जो कहानी में जो पात्र हैं उनकी चरित्र की विशेषताएं किस प्रकार की हैं। बच्चों, हम बात करें तीसरा इसका जो कथा वस्तु का पॉइंट है वो है चरम स्थिति, जिसको हम क्लाइमैक्स के नाम से जानते हैं। जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल की पराकाष्ठा में पहुंच जाए, टॉप एक्सट्रीम लिमिट में पहुंच जाए, परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाए, तो उसे हम कहानी की चरम स्थिति या चरमोत्कर्ष कहते हैं। इसके बाद होता है अवरोह। अंत में पाठक को जब कहानी के उद्देश्य का प्रतिफल प्राप्त होता है कि कहानी परमानंद प्राप्त होने के बाद इसका उद्देश्य क्या था, तो उसे हम कहानी का अवरोह या अंत कहते हैं। कहानी के अवरोह में संक्षिप्तता होनी चाहिए और मार्मिकता, मन को छू लेने की शक्ति होनी चाहिए। बच्चों, इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा तत्व क्या है कहानी का? पात्र और चरित्र चित्रण, जिसके माध्यम से जो कहानीकार है अपने जो कहानी की विषय वस्तु को, कथानक को आगे बढ़ाता है। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। अब ये जो कहानीकार पर निर्भर करता है वो कि वो किस प्रकार पात्रों के जो चरित्र चित्रण को श्रोता और पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करें। जब पात्रों का चरित्र चित्रण कहानीकार के द्वारा किया जाता है, चरित्र के बारे में उद्घाटन किया जाता है खुद कहानीकार के द्वारा, तो उसे हम प्रत्यक्ष चरित्र चित्रण कहते हैं, डायरेक्ट कैरेक्टर स्केच।
और जब पात्रों का चरित्र चित्रण कहानीकार के द्वारा ना होकर उसके द्वारा जो बोले जा रहे संवादों के द्वारा होता है तो उसे, अथवा उसके क्रियाकलापों द्वारा होता है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष चरित्र चित्रण, इनडायरेक्ट कैरेक्टर स्केच कहते हैं। भारतीय कहानी शास्त्र में परोक्ष चरित्र चित्रण को अधिक उपयुक्त माना जाता है। जब जो श्रोता और पाठक हैं उस पात्र के संवाद और उसके क्रियाकलापों द्वारा उसके व्यक्तित्व के बारे में जान जाएं, तो ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था किसी कहानी की कहलाती है। इसके बाद इसका तीसरा जो तत्व है वो है संवाद और कथोपकथन, कि डायलॉग कैसे हों और डायलॉग उस कहानी में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। कहानी के पात्रों द्वारा किए गए उनके विचारों की अभिव्यक्ति को संवाद अथवा कथोपकथन कहते हैं। कि जो कहानीकार है उस कहानी का विकास पात्रों के द्वारा बोले जा रहे संवादों के माध्यम से करता है और संवादों के माध्यम से उन पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। संवाद के द्वारा पात्रों की मानसिक अंतर्द्वंद और अन्य मनोभावों को प्रकट किया जाता है। जो संवाद हैं, अब वो संवाद बड़े महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसी कहानी के प्रस्तुतिकरण में। इसलिए जो संवाद शैली है वो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने वाली होनी चाहिए, उनमें संक्षिप्तता और सारगर्भिता होनी चाहिए, गागर में सागर भरने वाली बात होनी चाहिए। कहानीकार कहानी के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले संवादों से ही अभिव्यक्त करता है, वो खुद तो और उसमें बोल नहीं सकता। अतः संवाद जितने ज़्यादा सहज होंगे, स्वाभाविक होंगे, सुबोध होंगे, प्रभावशाली होंगे, तो वो दर्शक के हृदय में अपना स्थान बड़ी आसानी से बना सकेंगे और उस संवादों के माध्यम से वो पात्र भी श्रोता और पाठकों के मन में अपना स्थान बना पाएगा। बच्चों, इसके बाद जो अगला बिंदु है इसका वो है देश, काल और वातावरण, कि देश, काल और वातावरण का उस कहानी के में क्या महत्व है। देश, काल और वातावरण के चित्रण में कहानीकार को युग अनुरूप प्रवृत्तियों के प्रति विशेष सतर्क रहना आवश्यक होता है। कि कहानी जिस समय की है, जिस काल की है, जिस परिवेश की है, तो उसके संदर्भ में कहानीकार को बहुत अधिक सजग रहना पड़ता है। पात्रों के द्वारा जो संवाद बोले जा रहे हैं, जो संस्कार, जो परिपाटियाँ, जो प्रचलन दिखाया जा रहा है, वो उस देश, काल और वातावरण के अनुरूप ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहानी प्रभावशाली ना बन करके उपहास की पात्र बन जाएगी। कहानी में वास्तविकता का पुट देने के लिए देश, काल अथवा वातावरण का प्रयोग किया जाता है ताकि वो कहानी रियल लगे। यदि किसी कहानी में शाहजहां और मुमताज महल को आधुनिक जो कार है, जो डिफरेंट टाइप की जो कार मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर उसमें हम बैठते हुए दिखाएं, घूमते हुए बताएं, तो उसको हम हास्यास्पद ही माना जाए, क्योंकि शाहजहां और मुमताज के टाइम पे कार अवेलेबल नहीं थी। तो बच्चों, इसका अगला जो विषय बिंदु है वो है भाषा शैली। भाषा जो शैली है, भाषा जो है वो हिंदी साहित्य की हो या किसी और साहित्य की हो, उसके जो सबसे मुख्य महत्वपूर्ण और आधारभूत बिंदु होता है। क्योंकि लेखन के लिए कहानीकार है या कोई भी साहित्यकार है, सबसे पहले भाषा का ही उपयोग करता है। तो कहानीकार के द्वारा कहानीकार के प्रस्तुतिकरण के ढंग को उसकी भाषा शैली कहा जाता है। प्राय अलग अलग कहानीकारों की भाषा शैली भी अलग अलग होती है। कोई सहज रूप में उसकी कहानी की रचना करता है, कोई व्यंग्यात्मक रूप में करता है, कोई लाक्षणिकता के रूप में करता है, कोई समस्या प्रधान कहानियाँ लिखता है, कोई व्यंग्यार्थक कहानी लिखता है, कोई मनोवैज्ञानिक कहानी लिखता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार की शैलियाँ हैं। कहानी चूँकि सर्वसाधारण की वस्तु है, सभी लोगों का कल्याण करने वाली, सभी का मनोरंजन करने वाली है, अतः उसकी भाषा शैली सरल होनी चाहिए, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, और उसमें कहानी में प्रभाविकता का समावेश भी होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भाषा शैली है वो क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लिष्ट भाषा शैली और शब्दों का इस्तेमाल करने से श्रोता और पाठकों को उस कहानी का मूल भाव समझने में बहुत बौद्धिक श्रम करना पड़ता है, और उसका जो कहानी का भाव का जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, साहित्यकार उस कहानी के भाव को श्रोताओं, दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंचाना चाहता है,
तो वो जो क्लिष्ट शब्द हैं वो जो कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और उसमें एक फ्लुएंसी होनी चाहिए। कहीं श्रोता और पाठक को रुकावट का अंदेशा या अनुभूति नहीं होनी चाहिए। बच्चों, इसका अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उद्देश्य, कि आखिर कहानी का उद्देश्य क्या है, जो कहानी साहित्यकार लिख रहा है उसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम बात करें कि कहानी केवल मनोरंजन की ही नहीं होती, सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता कहानी का उद्देश्य, वह उस कहानी को एक निश्चित उद्देश्य को लेकर लिखा जाता है। वैसे हम कहना चाहें कि कहानी और नाटक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लोगों का मनोरंजन करना और लोगों को शिक्षित करना। लेकिन केवल मनोरंजन करना और शिक्षित करना इसका एकमात्र उद्देश्य नहीं होता, बल्कि मनुष्य का मनोरंजन करना भी होता है, शिक्षा देना भी होता है और समाज में व्याप्त किसी समस्या, कोई रूढ़ि है, कोई परिपाटी है, उसकी बुराइयों के बारे में या फिर कोई अच्छी चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करना कहानी का उद्देश्य होता है। कहानी के जो अन्य तत्व हैं, जो हमने इससे पहले 5 तत्व पढ़े हैं, वो सारे तत्व इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए जो इसी उद्देश्य पूर्ति में लगे रहते हैं, वो इसी उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं और साधन की तरह कार्य करते हैं। बच्चों, जैसे बचपन में बच्चों को शिक्षा देने के लिए पंचतंत्र की कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें संस्कार डालने के लिए, उन्हें अच्छी बातें सिखाने के लिए। तो ये छवि चित्र है, इसमें पंचतंत्र की कहानी का इसमें एक जो छवि मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार ये दूसरी कहानी है। तो हम पंचतंत्र की कहानियाँ हम बचपन से हम स्कूलों में जब पहुँचते हैं तो हमको लाइब्रेरी में भी मिल जाती है। तो बच्चों, जो कहानी का उद्देश्य पहले के जो ज़माने में जब हमारे देश में प्रॉपर स्कूलिंग नहीं थी, जो ऋषि मुनि हैं कहानी के माध्यम से ही बच्चों में संस्कार उत्पन्न करते थे, उनको शिक्षा देते थे। तो कहानी का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, वो है शिक्षा देना और लोगों का मनोरंजन करना। इसके साथ ही जैसे प्रेमचंद जी ने कई कहानियाँ लिखी हैं जो समाज में व्याप्त जो रूढ़ियाँ हैं, समस्याएं हैं, उनको श्रोता और पाठकों के सामने लाने के लिए लिखी हैं। सामाजिक विषयों पर कहानी लिखी जाती है। और भी कोई बहुत तरह की जो कहानियाँ होती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि कहानी जो है वो सामाजिक जो मनुष्य है उस मनुष्य का कल्याण करने वाली, सबके हित की होनी चाहिए। बच्चों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कहानी के तत्व हैं, कहानी क्या होती है और अच्छी कहानी में क्या गुण होने चाहिए और कहानी लिखते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिला होगा। ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसी मेरी आशा है। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अगले वीडियो में हम इस कहानी के और जो विषय बिंदु हैं, कहानी का नाटक के रूप में रूपांतरण और जो कहानी पर आधारित जो प्रश्न हैं और उत्तर हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।